AF-33 हिंदी। एलियाड और उसके साथी लियोनेल की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे। हालांकि वे पहले लियोनेल को नीची नज़र से देखते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कुछ ही मुकाबलों में लियोनेल को हरा सकते थे। वे जानते थे कि उन्हें कम से कम थोड़ी कोशिश तो करनी ही होगी। उनके आत्मविश्वास का मूल कारण उनके पास मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले विशेषज्ञों की बड़ी संख्या थी। चाहे वह पियर्स हो, मार्ग्रेव हो या एलियाड, वे सभी राजा आर्थर से लड़ सकते थे और उन्हें हराने की संभावना 50% से भी ज्यादा थी। और यह उनके पास मौजूद या न मौजूद किसी भी अन्य तुरुप के पत्तों को गिनने के बिना ही था। हालांकि अगर वे अभी लियोनेल पर हमला करते तो वे युद्ध में उलझ जाते। तब तक जानवरों का ज्वार उन पर जरूर आ जाता। वे इतने भोले नहीं थे कि यह मान ले कि लियोनेल इन जानवरों को बिना नियंत्रित किए बुलाएगा, और वे देख सकते थे कि इसका संबंध उसके हाथों में मौजूद सुनहरी छड़ी से था। उस समय उन्हें न केवल लियोनेल से लड़ना होगा, बल्कि जानवरों के एक अंतहीन झुंड से भी लड़ना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच ऐसे ही गिर जाएं? एलियाड लियोनेल के साथ बढ़ते हुए समूह का विरोध करते हुए खड़ा था। कुछ ही क्षण पहले ऐसा नजारा देखने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। लियोनेल के साथ न केवल इंसान थे, बल्कि नंबर 1 दानव राजा ट्रैकोस और उसके कुछ अन्य साथी भी वहां जमा हो गए थे। इन राक्षसों को पूरी उम्मीद थी कि लियोनेल उन्हें अस्वीकार कर देगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जब जानवरों का ज्वार उन तक पहुंचा तो लियोनेल के आसपास का इलाका एक सुरक्षित आश्रय बन गया। मानो उनके आसपास की जमीन इतनी पवित्र हो कि नासमझ जानवर भी उस पर पैर रखने की हिम्मत न करे। झुंड उनके चारों ओर एक घुमावदार रास्ता बनाकर उन 3 आदमियों के समूह की ओर टूट पड़ा। पोप मार्ग्रेव, पियर्स और एलियाड उल्टे त्रिकोण की मुद्रा में खड़े थे और एलियाड को अपनी पीठ से ढके हुए थे। उनके चेहरों पर गंभीर भाव थे। अकेले तो ये जानवर उनके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब ये झुंड में इस तरह आते तो कितनी देर टिक पाते। लेकिन उन्हें करना ही था। उनका लक्ष्य बहुत पहले से तय था। अगर वे यहां असफल होते तो परिणाम अकल्पनीय होते। वे उन्हें सहन नहीं कर सकते थे। पियर्स के जुड़वां ब्लेड जुड़वां दरांतियों की तरह थे, जो बारिश के नीचे धुंधली छवियां छोड़ते थे, तथा लाल रक्त के निशान उनकी हर गतिविधि का अनुसरण करते थे। पोप मार्ग्रेव ने अपना क्रूस अपनी छाती से लगाए, आंखें बंद करके गंभीरता से मंत्रोच्चार कर रहे थे। प्रकाश की एक किरण पियर्स और एलियाड को घेरे हुए थी, जो हर गुजरते पल के साथ उनकी सहनशक्ति को बढ़ा रही थी। एलियाड के माथे पर कई नसें उभरी हुई थीं। हर बार जब उससे आत्मा का दबाव बढ़ता तो ऐसा लगता जैसे कोई दूसरा जानवर लियोनेल के नियंत्रण से छिटककर दूसरों से टकरा जाता और मौत की लड़ाई शुरू कर देता। लियोनेल ये सब ठंडी आंखों से देख रहा था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि एलियाड उससे नियंत्रण छीन लेगा। दरअसल लियोनेल ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। सुनहरे डंडे जैसे माध्यम के बिना एलियाड को सफल होने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत और सहनशक्ति की जरूरत थी। लियोनेल उसे ऐसा करने देने में खुश था, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि यह लड़ाई और भी जल्दी खत्म हो जाएगी। वह अच्छी तरह जानता था कि तीनों इस उम्मीद में डटे हुए थे कि पहले उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या दुनिया में इतनी अच्छी चीज भी है? जब तक उसे मुश्किल हालात में नहीं धकेला जाता, लियोनेल फिर कभी सहनशक्ति खत्म होने की गलती नहीं करेगा। अल्पविराम। जब कैमलॉट की लड़ाई जोरों पर थी, लियोनेल को 2 चीजों की परवाह नहीं थी। पहली बात तो ये कि उसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि शब्दकोश ने उसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया था, और दूसरी बात, एकीकरण अभी भी जारी था। इस समय पृथ्वी में भारी परिवर्तन हो रहे थे। चंद्रमा को आसानी से हल्के में लिया जा सकता था। हालांकि सच्चाई ये थी कि यह पृथ्वी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थिरांकों के लिए जिम्मेदार था। ये वायुमंडल, ज्वार भाटे और यहाँ तक कि पृथ्वी के झुकाव और घूर्णन को भी प्रभावित कर सकता था। इनमें से किसी भी चीज में जरा सा भी बदलाव पृथ्वी को लू या एक और हिमयुग में धकेल सकता था। अगर यह सच होता तो क्या होता? अगर अचानक दूसरा चांद बनने लगता, पृथ्वी के घूर्णन का क्या होता? उसके वायुमंडल का, उसके झुकाव का, उसकी जलवायु का क्या होता? ठीक यही अब हो रहा था। कैमलॉट अभी पूरी तरह बना भी नहीं था, लेकिन अराजकता पहले ही बढ़ने लगी थी। पहला और सबसे स्पष्ट परिवर्तन ज्वार भाटा था। कुछ तटों पर यह पूरी तरह से पीछे हट गया। कुछ पर यह उफान पर आ गया और ऊपर की ओर बढ़ने लगा, जिससे विशाल सुनामी का निर्माण हुआ जो आसमान तक पहुंच गई। जलवायु में उतार चढ़ाव और उथल पुथल शुरू हो गई, जिससे वायुमंडल में गर्म और ठंडी हवाओं की विशाल धाराएं बनने लगीं। इन परिवर्तनों के टकराव से जल्द ही बवंडर और तूफान जैसे बड़े दृश्य उत्पन्न हुए।
अगर कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखे तो उसे आमतौर पर एक सुंदर नीला और हरा ग्रह दिखाई देगा जो कुछ कुछ पॉलिश किए हुए संगमरमर जैसा दिखता था। हालांकि अगर कोई अभी देखे तो जमीन का कोई भी टुकड़ा नजर आना लगभग नामुमकिन था। विशाल सफेद बादल आसमान में बड़े बड़े घूमते हुए पैटर्न बना रहे थे जो अपने नीचे हो रही तबाही को छिपा रहे थे। जलवायु में इतने बड़े बदलाव सदियों, यहां तक कि सहस्राब्दियों में होने चाहिए थे। फिर भी इस नई विश्व व्यवस्था में ऐसा लग रहा था कि ये सब एक साथ हो रहा है। इस समय सभी का ध्यान ज्यादा से ज्यादा इनवेलिड्स और जोन्स को हटाने पर था ताकि एक सामान्य समाज का पुनर्निर्माण किया जा सके। लेकिन इस अचानक बदलाव ने सभी को चौंका दिया। उस समय सम्राट फॉक्स पृथ्वी के केंद्रीय महल में खड़े थे। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उनके सफेद बाल तेज हवाओं में लहरा रहे थे जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छा रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे लग रहा था कि एक बड़ा बदलाव उसकी उम्मीद से भी पहले आने वाला है। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि पृथ्वी के भविष्य पर इसका क्या असर होगा। वे अभी ऐसे बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। अल्पविराम। कैमलॉट की दुनिया में लियोनेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा है। हालांकि अगर उसे पता भी होता तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना था। यद्यपि उसने अपने शत्रुओं को आसानी से एक कोने में धकेल दिया था, फिर भी वह चैन महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने ये जीत हासिल कर ली है। वह जानता था कि उच्च आयामों के लोग यहाँ कितनी ताकतवर ताकतें भेज सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। चूंकि उनकी ताकत सीमित होती है, इसलिए ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वे एक तैयार लियोनेल से हार गए। लेकिन फिर भी लियोनेल लाख कोशिशों के बावजूद उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका। एक अनोखा क्षेत्र इतनी आसानी से हल नहीं होना चाहिए। लियोनेल जब विचारों में खोया हुआ था तभी एक आकृति चुपके से उन लोगों के समूह में घुसने लगी जिनकी वह रक्षा कर रहा था। लियोनेल ने इस बदलाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल आथा और मोड्रेड, जो दोनों ही कुलीन वर्ग के कुलीन थे, ने भी इस बदलाव को महसूस नहीं किया। एक पल बाद समझ में आया कि क्यों। ये व्यक्ति न सिर्फ अपने इरादे छिपाने में माहिर था बल्कि शुरू से आखिर तक लियोनेल के पास ही खड़ा था। फिर भी जानवरों के इस अंतहीन हमले के कई पल बाद भी इस व्यक्ति ने कोई कदम नहीं उठाया था। उसी क्षण पोप मार्ग्रेव के मुंह से खून निकल आया। उनकी सीमा समाप्त हो चुकी थी। अपने धन के बावजूद दो कुलीनों की सहनशक्ति बनाए रखना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। ये देखकर लियोनेल थोड़ा निश्चिंत हो गया। शायद वह बहुत ज्यादा बेचैन था। ऐसी किसी घटना के लिए उनके पास कोई आकस्मिक योजना तो थी नहीं, है ना? सैकड़ों जानवरों के झुंड को ऐसे ही नियंत्रित कर पाना कितने लोगों के बस की बात है। ठीक उसी समय समूह के भीतर की परछाई ने हरकत की। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि जिस क्षण वे हरकत कर रहे थे उस समय भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्लेड तेज, जानलेवा और बेरहम था। रात में किसी कुलीन हत्यारे की तरह लियोनेल के सतर्क रहने के क्षण पर यह वार करता था। वह तेज बारिश में तेज हवाओं को चीरता हुआ लियोनेल की पीठ पर निशाना साधता हुआ उसके दिल को चीरने के लिए तैयार था। लियोनेल का अंत हो गया। फिर भी उस साये ने चैन नहीं पाया। एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर लियोनेल की आखिरी सांस तक उनके मन में जश्न मनाने की बात कभी नहीं आई। PCHU ब्लेड लियोनेल की पीठ तक पहुंच गया और हथियार का शाफ्ट उसके पीछे चला गया। परछाई मुस्कुराए। काम हो गया। शर्म की बात। छाया जम गई। उद्धरण चिन्ह ... अगर आपके पास भाले के अलावा कुछ भी होता तो आपके पास मौका होता। उदासीन आवाज छाया के कानों में गूंजती रही। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये सही नहीं है? कोयोट हक्का बक्का रह गया। जब उसे एहसास हुआ कि यह भयानक आवाज जो वह सुन रहा था लियोनेल की थी, तभी उसे समझ आया कि वह असफल हो गया है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया। उसका भाला लियोनेल के शरीर में साफ तौर पर घुस गया था, यहां तक कि उसकी बाह के बीच तक। लियोनेल कैसे ठीक हो सकता था? उस पल कोयोट को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसके भाले की धार गायब हो गई थी, फिर भी किसी को भाला मारने के बाद उसे वह प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उद्धरण ... मेरा भाला। कोयोट दंग रह गया। उसका भाला, उसकी नोक पूरी तरह से टूट चुकी थी। दरअसल वो हिस्सा भी जिसे उसने लियोनेल के शरीर में घुसाने की कोशिश नहीं की थी, टूटने लगा, उसकी आंखों के सामने राख में तब्दील हो गया। लियोनेल ने अपना सिर पीछे घुमाकर इस दृश्य को उदासीनता से देखा। ये स्पष्ट था कि यही वह घटना थी जिसकी उसे उम्मीद थी।
स्पीयर डोमेन रिंग के मालिक पर भाला चलाने की कोशिश करना वस्तुतः मौत को दावत देना था। लियोनेल की उंगली पर पड़ी अंगूठी से पहचाने न जाने वाला कोई भी भाला उसके प्रभाव में आकर चकनाचूर हो जाएगा। जाहिर है कोयोट इन ऊंचे लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए आगे बढ़ते ही उसे असफलता का सामना करना पड़ा। कोयोट कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि तभी उसे लगा जैसे कोई ब्लेड उसके गले में घुस गया हो। वह लियोनेल के बहुत करीब था और अचानक उसने खुद को बिना हथियार के पाया। लियोनेल उसे संभलने और भागने का मौका क्यों देता? उसने पहले ही अपनी हथेली घुमाकर भाले की जगह तीर ले लिया था। कोयोट केवल शिकायतों के साथ ही मर सकता था, उसे पता ही नहीं था कि वह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। आथा और मोड्रेड ने लियोनेल की ओर आश्चर्य से देखा, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। हालांकि लियोनेल के पास उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह अपना ध्यान वापस एलियाड और उसके साथियों की ओर मोड़ चुका था। जैसी कि उम्मीद थी, कोयोट के मरते ही उनकी कथित मुश्किलें पूरी तरह से बदल गईं। वे जानवरों की लहरों के बीच खड़े थे और लियोनेल से ठंडी निगाहों से आंखें मिला रहे थे। लियोनेल अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। ये लोग बहुत चालाक हैं और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। मानो ये अपने मिशन को अपनी शान और गरिमा से ऊपर रखते हैं। ये लोग मुझे मारकर आसानी से अपना मिशन पूरा करने के लिए कमजोरी का नाटक करना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि सीधे लड़ाई लड़ें। हालांकि यह तो नहीं कहा जा सकता था कि उन्हें अचानक से इस भयानक लहर से निपटने में आसानी हो गई थी, लेकिन वे निश्चित रूप से मौत के कगार पर भी नहीं थे, जैसा कि उन्होंने पहले दिखाया था। इस दृश्य ने लियोनेल की कई बातों को और गंभीर बना दिया। आखिर अब वे क्या योजना बना रहे थे? मार्ग्रेव, एलियाड ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ। उस क्षण मार्ग्रेव का आभामंडल पूरी तरह बदल गया। सबसे पवित्र पावन प्रकाश से वो एक असीम अंधकार में बदल गया, जो ऊपर आकाश में फैले विशाल काले बादलों से भी प्रतिस्पर्धा कर रहा था। लियोनेल इस बदलाव से दूसरों की तुलना में उतना हैरान नहीं था। चौथे परीक्षण की बदौलत वह पोप मार्ग्रेव को डार्क एलिमेंटल जादू का इस्तेमाल करते देख चुका था। हालांकि आगे क्या होगा इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। मार्ग्रेव के हाथ में एक काला मोती दिखाई दिया। उसने उसे हल्के से हवा में उछाला, जिससे वह फूटकर अलग हो गया। ये फटने वाली क्रिया कोई हमला नहीं थी, बल्कि एक तरह की मुक्ति थी जो भीतर सोई हुई चीजों को खोल रही थी। और जब लियोनेल ने देखा कि मोती के अंदर क्या था, तो वह ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। कुल 5 व्यक्ति थे। सभी की आंखें विकलांगों जैसी फीकी सफेद थीं, लेकिन लियोनेल जानता था कि वे हमेशा से ऐसी नहीं थीं, क्योंकि वह उनमें से हर एक को पहचानता था। वे एलियाड परिवार के सदस्य थे, छोटे नाना के परिवार के। लियोनेल के चेहरे के भाव बदल गए। अगर ऐसा था तो उसका सिर दूर खड़े खंडित घन की ओर झपटा। लियोनेल ने शुरू से ही छोटी नाना की रक्षा के लिए लड़ाई का रुख उससे हटा लिया था। हालांकि अगर छोटी नाना के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, तो छोटी नाना के साथ जो कुछ भी हो सकता था, उसकी संभावनाएं अनंत थीं। यहाँ आओ। लियोनेल थोड़ा घबराया, लेकिन आखिरी उपाय के तौर पर उसने आवाज लगाई। उसने पहले कभी खंडित घन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि यह एक ऐसा खजाना है जिसकी अपनी बुद्धि होनी जरूरी है, भले ही वह अब कुछ हद तक निष्क्रिय हो। अगर ऐसा नहीं था तो उसने पहले ऑक्टोपस की लाश को अपने आप कैसे ले लिया था? या जब उसने किले से निकलने के बाद उस नग्न निशानेबाज की लाश को अपने आप ले लिया था, तब क्या हुआ था? लियोनेल की घबराहट देखकर एलियाड की निगाहें चमक उठीं। करो, उसने शांति से कहा। पहले एलियाड आशंकित था। उसे नहीं पता था कि खंडित घन किस तरह का खजाना है, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि अगर वह अपनी आकस्मिक योजना को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जबकि वह एक बाधा की तरह काम कर रहा था। हालांकि लियोनेल की घबराहट ने उसे राहत दी। मार्ग्रेव ने एलियाड के आदेश पर तुरंत अमल किया और एक साए की तरह जमीन में धंस गया। जब वह वापस आया तो वह पहले ही जानवरों के ज्वार के दायरे से बाहर निकलकर खंडित घन के सामने खड़ा था। लियोनेल की घबराहट बढ़ती गई। खंडित घन ने वास्तव में उसकी आज्ञा नहीं मानी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस बात को लेकर गलत था कि उसमें बुद्धि है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे सुन नहीं पा रहा था? क्या कोई और वजह थी? लियोनेल का दिमाग घूम गया। उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि पोप ने छोटी नानी के साथ कुछ नहीं किया। इन लोगों के तौर तरीकों को देखते हुए वे सिर्फ इसलिए उस पर आसानी से नहीं चल सकते थे क्योंकि वह छोटी थी।
आखिरकार 2 साल की मोड्रेड को भी नहीं बख्शा गया था। लियोनेल मोड्रेड को अपने साथ पाकर सिर्फ इसलिए भरोसा कर पा रहा था क्योंकि वह उसके हर तथाकथित इलाज के लिए वहां मौजूद था। लियोनेल का दिमाग घूम गया और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। सोचो सोचो, खंडित घन की सुरक्षा अचूक नहीं थी। लियोनेल इस सच्चाई को पहले से जानता था। जब उसने अपने धातु समन्वय वंश तत्व को जागृत किया तो वह उसमें एक छेद करने में कामयाब रहा। उसे विश्वास नहीं था कि वह मार्ग्रेव के हमले से खुद को बचा पाएगा। मार्ग्रेव ने अपनी ताकत जुटाई, उसके चारों ओर का अंधेरा लगातार उमड़ रहा था। लियोनेल ने विशाल ज्वार का एक हिस्सा अपनी ओर मोड़ लिया, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी होगी। असहनीय कमर दर्द से 7 दिन में राहत पाने का फॉर्मूला। घरेलू महिला ने खोजा घरेलू उपाय जो पुरुष ऊर्जा में सुधार लाता है। लियोनेल की निगाहें अचानक कांप उठीं। किसी भी जीवन रूप को निलंबित एनिमेशन में डाल दो। उसकी दहाड़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उस क्षण खंडित घन ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपनी जगह पर घूम गया, अचानक सिकुड़ गया और मार्ग्रेव की हथेली से बच गया। फिर वह युद्ध क्षेत्र में लगभग असंभव गति से दौड़ा और पलक झपकते ही लियोनेल तक पहुंच गया। लियोनेल के हाथ में खंडित घन आने के बाद ही उसे राहत की सांस मिली। हालांकि अगले ही पल उसे क्रोध का एक उभार महसूस हुआ। ये लोग वाकई बहुत बुरे थे। एक छोटी बच्ची को भी जाने नहीं दे रहे थे। लियोनेल छोटी नानी को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। अगर इस एहसान के अलावा और कुछ नहीं होता तो वह उसे कुछ नहीं होने देता। उसके क्रोध के नीचे उसकी आभा बढ़ती हुई प्रतीत हुई, उसकी बैंगनी आंखों में हल्की सी लालिमा छा गई। अलियार ने असफलता पर थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही थी। लियोनेल के गुस्से की ओर देखते हुए वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। इस लड़के ने उसके सामने ऐसा मुंह बनाने की हिम्मत कैसे की? अलियार ने हाथ बढ़ाया। उसने पहले ही तय कर लिया था, वह इस लड़के को पूरी ताकत से कुचल देगा और उसके माथे के बीच का अहंकार मिटा देगा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस मामले को जितनी आसानी से हो सके खत्म करने की उसकी इच्छा को कमजोरी मान लिया था। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका हाथ लगातार उठता रहा। उस समय जानवरों का ज्यादातर ज्वार एलियाड परिवार की उन 5 कठपुतलियों के कारण रुका हुआ था जिन्हें मार्ग्रेव ने निकाल दिया था। लेकिन एलियाड ने इसके बाद जो किया उससे वे लगभग अप्रचलित हो गए। बिन, वह ठंडे स्वर में बोला। तभी ऐसा हुआ, एक शब्द की ताकत से दर्जनों जानवर चकनाचूर हो गए। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। लियोनेल की निगाहें पूरी तरह लाल हो गईं। जोन में उसने पियरे और निकोलस जैसे लोगों को बल कलाओं के जरिए क्षमताएं प्राप्त करते देखा था। वे इन कलाओं को सीधे अपने शरीर पर लागू करते थे और अपने दर्द और त्याग के जरिए शक्ति प्राप्त करते थे। हालांकि लियोनेल हमेशा से यही समझता था कि ये क्षमताएं किसी न किसी से आती ही होंगी। उसे नहीं पता था कि ये किससे आती हैं, लेकिन वह जानता था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे चीजें समझ में आती हैं। जब मार्ग्रेव ने उसे अपने पास आने के लिए कहा तो छोटी नाना के डर को याद करते हुए लियोनेल की मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उसकी बांह की नसें फटने का खतरा हो गया। शायद अगर उसकी असंभव रूप से मजबूत काया न होती तो ठीक यही होता। आखिर उन्होंने छोटी नानी की क्षमता उससे कैसे छीनी? उन्होंने उसे क्या क्या सहना पड़ा? यदि योग्यता प्राप्त करने में इतनी पीड़ा होती है तो योग्यता छीनने में कितनी पीड़ा होती होगी? क्या छोटी नाना पहले से ही उनके कब्जे में थी? लियोनेल को कोई और वजह समझ नहीं आ रही थी कि वे उसे इतनी आज़ादी से घूमने की इजाज़त क्यों देते। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता। लियोनेल जिस पहले व्यक्ति को मारना चाहता था वह जूनियर गवर्नर ड्यूक था। उस कमीने ने अपने ही नागरिकों पर तोपें चलाईं, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर जो अपनी सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर थे। ऐसे दरिंदों को इससे भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। लियोनेल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी हत्या करने की इच्छा इतनी जल्दी फिर से जागृत हो जाएगी। मानो उसके शरीर के भीतर बंधी कोई चीज पूरी तरह से मुक्त हो गई हो। उसके पैरों के नीचे की कीचड़ भरी जमीन कांप उठी, उसकी ताकत के नीचे धंस गई। बिना किसी अन्य बात के बारे में सोचे उसने खंडित घन को अपने स्थानिक वलय के भीतर रखा और आगे की ओर बढ़ गया। उसकी पीठ देखते हुए आथा और मोड्रेड ने उस वीर युवक की ओर देखा। उसके सिर के ऊपर प्रभामंडल, उसके शरीर के चारों ओर घूमती बैंगनी कांस्य आभा, उसका निडर आक्रमण। बाप बेटी की जोड़ी ने एक दूसरे की ओर देखा। आथा की आंखों में जटिल भावनाओं का एक भंवर उमड़ आया, लेकिन मोड्रेड को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी और ही व्यक्ति की ओर देख रही हो।
मोड्रेड ने कुछ चंचलता से मुस्कुराया, लेकिन यह निश्चित रूप से उस तरह का नजारा नहीं था जैसा कोई अपने पिता को देता है। मैं उसका समर्थन करने जा रहा हूं। बिना कुछ कहे वह भी आगे बढ़ गई। आर्थर ने अपनी तलवार की ओर देखा, फिर अपने साथियों की लाशों की ओर। उसने एक ऐसी आह भरी जो मानो उसके दिल की गहराइयों से निकल रही हो। आखिरकार बारिश उसके शरीर पर बरस पड़ी, उसके वीरतापूर्ण सफेद कवच पर बरस पड़ी और उसके सुनहरे बालों को भिगो गई। शायद उसी क्षण उसने पृथ्वी पर वापस आने का निर्णय लिया था। फिर उसने भी हमला कर दिया। जो लोग लियोनेल के सुरक्षा घेरे में बचे थे, वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे इंसानों और राक्षसों का एक अजीब मिश्रण थे। उनमें सबसे शक्तिशाली शायद नंबर 1 दानव भगवान क्रेकोस था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए या नहीं, लेकिन सच में उनके पास कोई चारा नहीं था। वे मूर्ख नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे ये लड़ाई हार गए तो उन्हें जिंदगी भर इसका पछतावा होगा। लियोनेल को इस बात पर ध्यान ही नहीं था कि उसके साथ कौन आ रहा है। शायद उसे इसकी परवाह ही नहीं थी, या फिर ये किसी राजा का करिश्मा था। जब कोई सेनापति किसी अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करता था, तो क्या उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पीठ पीछे देखना पड़ता था कि उसके शूरवीर उसका पीछा कर रहे हैं? जब कोई राजा किसी कमरे में प्रवेश करता था, तो क्या उसे यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करनी पड़ती थी कि सभी झुके हैं? जब कोई सम्राट पूरी दुनिया पर नजर रखता था, तो क्या उसे सभी को अपनी संप्रभुता का एहसास कराना पड़ता था? लियोनेल को देखने की जरूरत नहीं थी। उसकी हथेली के एक झटके से तीर गायब हो गया और उसकी जगह उसका काला भाला आ गया। क्लैंग 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 क्लैंग। अब आवाजें पहले से भी ज्यादा गूंज रही थीं। मानो वे लियोनेल की भावनाओं, उसके साहस, उसके राजसी आभामंडल को महसूस कर रही हो। लियोनेल अलियाड परिवार की 5 कठपुतलियों के सामने आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने अपने कान के पास एक खिलखिलाहट सुनी। मैं उनका सामना करूंगा, छोटे। लियोनेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम अचानक अप्रत्याशित और अनियमित हो गए। सिल्वर स्किल, अचानक रुकना। सिल्वर स्किल, विस्फोटक पहला कदम। गोल्ड स्किल, अनियमित कदम। लियोनेल उन 5 के पास से ऐसे गुजरा जैसे वे वहां थे ही नहीं। उसी क्षण पियर्स उसके सामने प्रकट हुआ, उसकी 2 लंबी तलवारें गिरती हुई बारिश के नीचे लंबी परछाइयों में धुंधली हो गईं। उसे मेरे पास छोड़ दो। लियोनेल के पीछे एक और आवाज आई, जिसमें उसके अपने से कम रोष नहीं था। पियर्स का विश्वासघात राजा आर्थर के दिल पर छुरी की तरह वार कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने राजा के तौर पर जो कुछ भी बनाया था, वह सब उसके सामने ढह रहा है। उसने जो भी त्याग किए थे, जो भी आंसू बहाए थे, जो भी खून बहाया था, अब इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने अपने 6 भाइयों को खो दिया था। उसने अपनी बेटी को बहुत पहले ही खो दिया था। उसकी पत्नी उसकी अपनी नहीं थी, और अब उसका राज्य उसकी आंखों के सामने ढह रहा था। उसके पास क्या बचा था? राजा आर्थर बारिश में दहाड़ रहे थे। बारिश ने उन्हें सिर से पैर तक भीगने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। अगर वह आज पियर्स को नहीं मार पाता, तो वह कभी पहला कदम भी नहीं उठा पाता। लियोनेल ने आर्थर का उपयोग करके पियर्स को पीछे छोड़ दिया। उसकी नजरें एलियाड पर टिकी थीं। वह मानसिक जादूगर की सीमा में प्रवेश कर गया। उसका मन पुनः भयानक शांति की स्थिति में पहुंच गया। यही वो आदमी था जिसने शुरू से ही उसे इतनी परेशानियां दी थीं। इसी ने लामोरक को उसके खिलाफ खड़ा किया था। यही वो आदमी था जिसने इतने सारे बेगुनाहों की जान ली थी। यही वो आदमी था जिसने एक छोटी बच्ची की जान ऐसे ली जैसे वो कोई बेकार जानवर हो। अलियाड के होंठ सिकुड़ गए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने फिर अपना हाथ उठाया। बांध। लियोनेल को अपने शरीर पर बेड़ियों का साया महसूस हुआ। वह समझ सकता था कि ये पाबंदियां नाना के इस्तेमाल से कई गुना ज्यादा ताकतवर थीं। शायद इसलिए क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं का अभी भी बहुत कम ज्ञान था, या शायद इसलिए क्योंकि मानसिक जादूगर के रूप में एलियाड की क्षमताएं नाना की क्षमताओं से मेल खाती थीं। सच्चाई चाहे जो भी हो, किसी को भी यही लगेगा कि इन बेड़ियों को तोड़ना नामुमकिन है। जानवरों के एक समूह को नियंत्रित करने के बावजूद एलियाड में अभी भी लियोनेल से निपटने के लिए काफी दमखम बाकी था। मरना। लियोनेल की निगाहें भावहीन रहीं, उसकी आंखें एलियाड में छेद कर रही थीं। क्लैंग 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 क्लैंग। जंजीरों की आवाजें और भी भयंकर हो गईं। एक राजा के राज्य के नीचे तुम इतना अपमानजनक होने का साहस कैसे कर सकते हो? ये शब्द एलियाड के दिमाग में गूंज रहे थे। उसी क्षण लियोनेल ने आखिरकार भाले का नाम सुना।
उसी क्षण उसने आखिरकार अपने पहले भाले के क्षेत्र का एक हिस्सा हासिल कर लिया था। चेन डोमेन। क्लैंग 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 क्लैंग। लियोनेल के चारों ओर काली रोशनी का एक गुंबद फैल गया। उसकी सतह पर बेलों और चाबुकों की तरह भ्रामक जंजीरें लहरा रही थीं, जो ऊपर गड़गड़ाहट के साथ गूंज रही थीं। अलियाद द्वारा लगाए गए बाध्यकारी प्रतिबंध अचानक विडंबनापूर्ण रूप से सीमित होते गए। पलक झपकते ही वे आधे से भी ज्यादा कमजोर हो गए। अपने शरीर के एक झटके से लियोनेल ने उन्हें चकनाचूर कर दिया और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह एलियाड की ओर बढ़ा, उसके बाल बेतरतीब ढंग से लहराने लगे। उसके सिर के ऊपर बैंगनी कांस्य रंग का एक प्रभामंडल लटक रहा था। एलियाड का शांत भाव आखिरकार टूट गया, लेकिन लियोनेल के लिए उसकी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं था। वह हत्या करने आया था। लियोनेल की गति दम तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो, मानो उसकी पहुंच में आने वाली हर चीज उसकी अपनी हो। कार्यक्षेत्र। एलियाड जो कुछ देख रहा था उससे इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। लियोनेल इस नई विश्व व्यवस्था के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान था। कई बार वह ठीक से समझ नहीं पाता था कि उसकी अपनी क्षमताएं दूसरों की तुलना में कितनी हैं और उसके पास उपलब्ध कुछ संसाधन कितने मूल्यवान हैं। इसलिए उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि डोमेन की क्षमताएं कितनी दुर्लभ हैं या वे कितनी शक्तिशाली हैं। तथाकथित लाइट डोमेन को वास्तव में ऐसी क्षमता नहीं माना जा सकता था। हालांकि इसने लियोनेल को डोमेन की रूपरेखा समझने में मदद की थी, लाइट डोमेन को केवल एक सस्ता अनुकरण ही माना जा सकता था। एक डोमेन, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, संप्रभुता, प्रभुत्व, पूर्ण नियंत्रण के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। किसी डोमेन को समझने के लिए उसे किंग्स पाथ का पालन करना होगा। हालांकि लियोनेल को न केवल ये पता नहीं था, बल्कि उसे ये भी नहीं पता था कि किंग्स पाथ क्या होता है। इसे लियोनेल की गलती नहीं माना जा सकता। पृथ्वी के वर्तमान स्तर पर वह ऐसी किसी चीज के संपर्क में आने के लायक नहीं थी। दरअसल चौथे आयाम की दुनियाएं और ज्यादातर पांचवें आयाम की दुनियाएं भी ऐसी किसी चीज के संपर्क में कभी नहीं आएंगी। अगर ऐसी दुनिया में ऐसी क्षमताओं वाला कोई बच्चा पैदा भी हो, तो भी उसकी प्रतिभाएं पूरी तरह से अनदेखी ही रहेंगी। किंग्स पाथ को समझने के लिए सिर्फ योग्यता होना ही काफी नहीं था, बल्कि शुरुआत में इसके बारे में सीखने लायक उच्च स्तर का होना भी जरूरी था। और फिर भी तथाकथित किंग्स पाथ तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। इतना सब कहने के बाद ये बेहद चौंकाने वाला था कि एलियाड को ऐसी किसी चीज के अस्तित्व के बारे में पता भी था। और सच तो ये था कि उसे पता ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि किंग्स पाथ क्या होता है। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसे डोमेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, और यही थोड़ी सी जानकारी उसे डर से कांपने के लिए काफी थी। हालांकि लियोनेल को एलियाड की प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए एक डोमेन होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये चेन डोमेन उन सैकड़ों डोमेन में से एक था जिन्हें वह समझ सकता था। दरअसल ये सबसे कमजोर डोमेन में से एक था। ऐसे नजरिए से लियोनेल को कैसे पता चलता कि वह किस खजाने पर बैठा है? उसे तो बस एलियाड को दफनाने की चिंता थी। टकराना। लियोनेल आगे की ओर बढ़ा। उस पल एलियाड को ऐसा लगा जैसे वह दलदल में से गुजर रहा हो। उसने अपने शरीर पर एक ऐसा भार महसूस किया जो साधारण गुरुत्वाकर्षण से परे लग रहा था। मानो उसके शरीर पर कोई सीमाएं लगा दी गई हो जो उसे अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने से रोक रही हो। एलियाड ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। हालांकि यह एक शक्तिशाली डोमेन था, फिर भी इसकी अपनी कमजोरियां थीं। ये स्पष्ट था कि यह अभी भी बहुत अपरिपक्व था। एक बात तो यह है कि हालांकि यह एक प्रतिबंधात्मक प्रकार का क्षेत्र था, ये केवल भौतिक शरीर पर ही काम कर सकता था। इसका उसके आत्मिक दबाव या उसके द्वारा डाली जा सकने वाली जादुई कलाओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि लिटिल नाना की क्षमता अभी भी केवल भौतिक स्तर पर ही काम करती थी, जिसका अर्थ था कि इस डोमेन के भीतर लियोनेल के खिलाफ इस क्षमता का उपयोग करना असंभव था। फिर भी इतना सोचने के बाद एलियाड पूरी तरह शांत हो चुका था। लियोनेल के क्षेत्र की सीमा अभी केवल 10 मीटर के आसपास थी। इसका मतलब था कि वह एलियाड को जानवरों को बांधने से नहीं रोक सकता था। जब तक जानवर दखल नहीं देते, उसे यकीन नहीं था कि वह एक नासमझ बदमाश से निपट नहीं सकता। उस क्षण लियोनेल के सामने की जमीन एक छाया में बदल गई, जिससे तुरंत मार्ग्रेव प्रकट हो गया जो एलियाड की रक्षा के लिए वापस आ गया था। लियोनेल को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, वह पहले से ही तैयार था। मोड्रेट से यह उम्मीद करना नामुमकिन था कि वह 5 कुलीनों के समूह और मार्ग्रेव दोनों को एक साथ रोक पाएगा।
जिस क्षण लियोनेल ने इस युद्धभूमि में कदम रखा, वह दोनों का एक साथ सामना करने के लिए तैयार था। मार्ग्रेव को तुरंत एहसास हुआ कि लियोनेल के चेन डोमेन ने उसकी शारीरिक गति को सीमित कर दिया है। फिर भी उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और डार्क एलिमेंटल फोर्स के साथ आगे बढ़ा। यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि डार्क एलिमेंट में उसकी शक्ति लाइट एलिमेंट में उसके कौशल से कहीं ज्यादा थी। जमीन से छाया सी लंटें उठी और लियोनेल की ओर बढ़ीं। उसी समय एलियाड की आंखें चमक उठीं और लियोनेल के दिमाग में घुसते हुए अनगिनत अदृश्य छेद दिखाई दिए। लियोनेल ने आगे बढ़कर ऐसा हमला किया मानो उसे खतरे का आभास ही न हो। एलियाड की आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। उसे इस नतीजे पर कोई हैरानी नहीं हुई। ये वही मूर्ख था जो कुछ महीने पहले एक साधारण मानसिक उत्तेजना मंत्र को भी रोक नहीं पाया था। उसके लिए मानसिक जादूगरी की पेचीदगियों को समझ पाना पहले से ही नामुमकिन था। लियोनेल का भाला आगे की ओर बढ़ा, उसकी नोक पर एक तेज भाला बल और प्रकाश था। इसने मार्ग्रेव के वार को ऐसे चीर डाला मानो वह टिश्यू पेपर का बना हो, जिससे वह पलक झपकते ही पूर्व पोप के पास पहुंच गया। मार्ग्रेव को अपने शरीर पर लगे प्रतिबंधों का एहसास हो रहा था। वह अपनी इच्छा से हिल नहीं सकता था, और अगर हिल भी पाता तो भी वह, जो जीवन भर जादूगर रहा है, लियोनेल की गति की बराबरी कैसे कर पाता। छाया शील्ड। लियोनेल और मार्ग्रेव के बीच कई त्रिकोणीय घुमावदार ढालें दिखाई दी। हालांकि लियोनेल ने पहली दो ढालों को बड़ी आसानी से चकनाचूर कर दिया, लेकिन तीसरी और उसके बाद चौथी ढाल ने उसके कदमों को बहुत धीमा कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी गति उसी क्षण थम जाएगी। तभी एलियाड का अदृश्य हमला लियोनेल की सीमा में प्रवेश कर गया। अगर कोई मानसिक जादूगर की दुनिया में झांक सके तो ऐसा लगेगा जैसे 6 शंकु के आकार की ड्रिल लियोनेल की ओर घूम रही हो, हर ड्रिल पिछली ड्रिल से ज्यादा खतरनाक। एक ड्रिल तो सीधे लियोनेल के मस्तिष्क स्तंभ की ओर निर्देशित थी, उसे एक ही घातक प्रहार से मार डालने की फिराक में। वार अपरिहार्य लग रहा था। लियोनेल ने मार्ग्रेव की आखिरी सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया और उस आदमी के पास पहुंच गया, लेकिन मार्ग्रेव निश्चिंत था मानो उसे लियोनेल की लाश दिखाई दे रही हो। हालांकि उसी पल लियोनेल की आंखें बंद हुईं और फिर खुलीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बस एक पल में हुआ हो, बस एक पल में। दरअसल अगर दोनों आदमी ज्यादा नहीं जानते तो वे यही सोचते कि लियोनेल ने बस पलकें झपकाईं। लेकिन हवा में अचानक आए बदलाव को लेकर कोई गलती नहीं हुई। एलियाड ने अपना सिर पकड़ लिया, दर्द से चीख रहा था। बचने की कोशिश में जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तब भी वो उन दो शिकारी आंखों के दृश्य को अपने ज़हन में नहीं उतार पाया। लियोनेल को एलियाड की दर्द भरी चीख सुनाई नहीं दी। वह पहले ही मार्ग्रेव के बहुत करीब पहुंच चुका था। अंधेरा करो, लाइट डोमेन। लियोनेल की उदासीन आवाज ने सब कुछ काट दिया। लाइट डोमेन के मूल निर्माता ने इस मंत्र को बनाने में वर्षों का शोध नहीं किया था ताकि यह लाइट एलिमेंटल आर्ट्स को बढ़ा सके। हालांकि यह इस तरह से काम कर गया, इसे केवल एक बात का विचार, एक अप्रत्याशित स्थिति परिणाम ही माना जा सकता है। इसे बनाने का मुख्य कारण प्रकाश को बढ़ाना नहीं, बल्कि अंधकार को रोकना था। लियोनेल समझ सकता था कि मार्ग्रेव की डार्क एलिमेंट में इतनी अच्छी पकड़ इसलिए थी क्योंकि यह कोई साधारण लगाव नहीं था। लियोनेल को यकीन था कि अंधेरे को नियंत्रित करना मार्ग्रेव की क्षमता थी, उस छोटे मिंक से कुछ अलग नहीं। हालांकि फिर भी प्रकाश क्षेत्र ने अंधकार तत्व को एकाग्र करने की उसकी क्षमता को सीधे दबा दिया। ये बस एक छोटी सी देरी थी, लेकिन इतनी भीषण लड़ाई में, खासकर जब मार्ग्रेव पहले ही एक बार लियोनेल के जवाबी हमले से अचंभित हो चुका था। क्या उसके पास वाकई एक और मौका था? लियोनेल के मन में दाढ़ी जैसे बालों वाले एक बहादुर आदमी की छवि उभरी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक अदम्य भाला था, जो सभी चीजों को भेद सकता था। लियोनेल ने पहली बार युद्ध में इस आदमी की चेतना का इस्तेमाल किया था, जब वह एक लकड़ी के भाले का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तब भी उसने एक भारी भरकम ढाल को विकृत कर दिया और एक ढालधारी को उड़ा दिया। यही इच्छाशक्ति फिर से प्रकट हुई। एक आदमी एक ही भाले से पूरी दुनिया की ओर मुंह किए हुए। हालांकि यह एक साधारण सा छेद लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल के सामने कोई पहाड़ भी हो, वह उसे चकनाचूर कर देगा। अपनी सेक्स को 1-2 घंटे तक बढ़ाएं। 1 से अधिक ऑर्गेज्म की गारंटी। विगोमन। PCHU। मार्ग्रेव ने अविश्वास भरे भाव से अपनी छाती की ओर देखा। उसे इस बात से झटका नहीं लगा कि लियोनेल का भाला उसके आर पार हो गया था। दरअसल उसे इस बात से झटका लगा कि लियोनेल का भाला उसे निशाना बनाकर ही नहीं लगा था, जिससे वह स्तब्ध रह गया। लियोनेल का भाला जमीन पर पड़ी एक अस्पष्ट सी परछाई को चीरता हुआ निकल गया।
फिर भी मार्ग्रेव को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती चीर दी गई हो और उसकी जान तेजी से निकल रही हो। आप कैसे? लियोनेल की निगाहों में एक अटूट तीक्ष्णता थी, मानो उसने ब्रह्मांड को ही अपनी शान की पत्थर बना लिया हो। तुम्हें क्या लगता है कि यही तरकीब मुझ पर कितनी बार काम करेगी? तुम कब तक कमजोरी का नाटक करते रहोगे? चूंकि तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते तो बस मर जाओ। मार्ग्रेव के मुंह से खून बहने लगा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था और वह धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। ऐसा लगता है कि आप कभी इसके झांसे में नहीं आए, है ना? मार्ग्रेव की मौत शिकायतों के साथ हुई। उसका शैडो हॉट उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्तों में से एक था। उसे पता ही नहीं था कि लियोनेल ने उसकी असलियत कैसे भांप ली। लेकिन उससे भी बुरी बात यह थी कि लियोनेल एक बार भी उसकी कमजोरी की चाल में नहीं फंसा, चाहे कोई उठ के छिपे हुए हमले को ही क्यों न लिया जाए। तो ऐसा क्यों लग रहा था कि वह हार का सामना करने वाला ही था? लियोनेल ने अपना भाला जमीन से खींच लिया और मार्ग्रेव की लाश के पास से चलते हुए धीरे धीरे एलियाड की छटपटाती हुई आकृति के पास पहुंचा। इस बार उसने अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू की आंखों को धुंधला नहीं होने दिया। अगर ऐसा न होता तो वह सचमुच मार्ग्रेव की चाल में फंस जाता और शायद हार जाता। ये देखकर कि ये लोग कितने चालाक थे, अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी सतर्कता कम करे। ऐसे लोगों के लिए वह अंत तक सतर्क रहने का पूरा इरादा रखता था। लियोनेल चिल्लाते हुए एलियाड से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा था और अपना भाला तब तक आगे बढ़ाता रहा जब तक वह उस आदमी के माथे के ठीक सामने नहीं आ गया। बिशप, वह कौन है? लियोनेल ने ठंडे स्वर में पूछा। एलियाड दर्द से तड़पता रहा, मानो वह लियोनेल की बातें सुन ही न पा रहा हो। दूर आथा और पीएस के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी। लेकिन यह स्पष्ट था कि राजा आथा की कहानी दिखावे के लिए नहीं थी। उन्होंने थोड़ी बढ़त हासिल कर ली थी और अगर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता तो लियोनेल को लगता था कि जीत उनकी ही होगी। अगर लियोनेल अभी पीछे मुड़ जाता तो लड़ाई लगभग खत्म हो जाती। मोड्रेड की बात करें तो वह और भी ज्यादा आजाद थी। उसे शुरुआत में ही दूसरे राक्षसों और इंसानों का समर्थन मिल गया था, जिससे उसे सबसे आसान काम मिल गया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे अदुर्ना परिवार के 5 सदस्यों पर मार्ग्रेव का नियंत्रण खत्म हो गया हो। जंजीर। जैसे ही लियोनेल का फैसला आया, एलियाड ने खुद को अनगिनत भ्रामक जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी चालें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थीं। इस बार लियोनेल वाकई बहुत ज्यादा सतर्क हो गया था। उसने अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश के प्रभाव को कम करके आंका था। अगर ऐसा ना होता क्योंकि एलियाड की मानसिक जादू कलाओं की समझ लियोनेल से कहीं ज्यादा थी, तो उसका दिमाग पूरी तरह चकनाचूर हो जाता। लियोनेल की हथेली पलट गई, जिससे उसके हाथ में एक बर्फ का गोला दिखाई दिया। एलियाड ने आखिरकार इस अचानक बदलाव पर प्रतिक्रिया दी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे बांधे हुए जंजीरों ने उसे किसी दयनीय रूप से भागते हुए कीड़े जैसा बना दिया। लियोनेल ने आगे की ओर एक जोरदार किक मारी, जिससे उसकी ठुड्डी पर चोट लगी और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। एलियाड के सस्पेंडेड एनिमेशन में फंस जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि वह एलियाड से कुछ जानकारी निकाल पाएगा या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वह इस तरह अंधेरे में नहीं रह सकता। लियोनेल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मोड्रेड और राजा आथपियस पर अंतिम प्रहार कर रहे हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बगल में है मस से तो ये जरूर पढ़ें। घरेलू महिला ने खोजा घरेलू उपाय जो पुरुष ऊर्जा में सुधार लाता है। एक सांस जो उसे पता ही नहीं था कि उसने रोक रखी थी, आखिरकार छूट गई। क्या अब सब कुछ सचमुच खत्म हो गया था? ऐसा लगता है कि नाना का परिवार मरा नहीं था, बस उन पर नियंत्रण कर लिया गया था। लियोनेल ने सोचा था कि मार्ग्रेव एक भूत प्रेत का जादूगर है, लेकिन ऐसा नहीं था। या शायद उन्होंने नाना के परिवार को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था ताकि उसे नियंत्रित करना आसान हो। यदि यह सच है तो यह संभव है कि जो कोई भी क्षमताओं को निकाल सकता है और उन्हें दूसरों में कॉपी कर सकता है, उसके लिए उसके विषय का जीवित होना आवश्यक है। लियोनेल ने इतनी सीमित जानकारी के आधार पर ही एकमात्र निष्कर्ष निकाला। ये स्पष्ट था कि यह बिशप नाना की योग्यता को दूसरों की तुलना में भी महत्व देता था। आखिरकार लियोनेल के लिए ये अच्छी बात थी। उसके पहले से ही इतने दुश्मन थे, शायद किसी छिपे हुए परिवार का दोस्त बनना कोई बुरी बात नहीं होती। फिर भी वह अपनी हद से ज्यादा नहीं बढ़ा। उसने इस नई दुनिया में कृतघ्न लोगों की कमी नहीं देखी थी। कौन जानता था कि अदुर्ना परिवार उसकी मदद की कद्र करेगा भी या नहीं। लियोनेल पर थकान की एक लहर छा गई। उसकी नसें सचमुच बहुत देर से बहुत ज्यादा तनाव में थीं।
उसने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि अभी भी उसके लिए आराम करने का समय नहीं आया है। लियोनेल धीरे धीरे उस सिंखोल की ओर बढ़ रहा था, उसका पूरा ध्यान उस विशाल गोलाकार बलकला पर था जो उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी स्वप्नलोक की तुलना में भी वह बहुत विशाल थी। लियोनेल उसे चाहे जिस नज़र से देखे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज का फायदा कैसे उठाया जाए। और हालांकि वह उसके ठीक सामने था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उच्च आयामी प्राणी उसे इतना क्यों चाहते थे। लियोनेल के लिए अपनी ड्रीम स्कल्प क्षमता से इसकी नकल करना नामुमकिन था। पिछली बार उसने सफलता के लिए परिपक्व होते फोस्कोर द्वारा दिए गए ज्ञान पर भरोसा किया था। ये तो कहना ही क्या कि यहाँ ऐसी कोई बढ़त नहीं थी, अगर थी भी तो ये कला कितनी भी जटिल क्यों न हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह अपनी सहनशक्ति खत्म होने से पहले सफल हो जाएगा। लियोनेल ने आह भरी, यह क्या है और मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं? हमेशा की तरह लियोनेल ने शब्दकोश पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कोई जवाब नहीं मिला तो उसके चेहरे के भाव फिर बदल गए। क्या ये चीज टूट गई थी? क्या हो रहा था? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। अगर शब्दकोश सचमुच टूट गया था तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। शायद। लियोनेल की हथेली पलट गई और एक और बर्फ का गोला प्रकट हुआ। उसने बर्फ के गोले से सिंखोल और उसके सामने गोलाकार फोस आर्ट को देखा। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। लियोनेल ने स्नोग्लोब को आगे बढ़ाया, उम्मीद थी कि कुछ ठोस बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन उसे जल्द ही निराशा हाथ लगी। विशाल, जटिल और गोलाकार फोस आर्ट जरा भी नहीं हिला। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। इस फोस आर्ट को सीधे देखने पर भी उसे भयंकर सिरदर्द नहीं होता था, लेकिन अब वह इसे संभाल कर भी नहीं रख सकता था। अचानक कुछ सोचकर लियोनेल ने एलियाड, मार्ग्रेव और पीएस के शवों की तलाशी शुरू कर दी। उनके शरीर पर इस फोस आर्ट के पीछे उनकी योजनाओं का कोई सुराग जरूर था। राजा आथा ये दृश्य ऐसे देख रहे थे मानो वे कुछ कहने में झिझक रहे हों। उसका एक हिस्सा ये कहना चाहता था कि इन खजानों को बांट दिया जाना चाहिए। अगर वह ऐसा कहता तो जरूरी नहीं कि वह गलत ही होता। आखिरकार उसने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था और उसने लियोनेल पर जो दबाव महसूस हो रहा था उसे कम किया था। इसलिए कुछ दूसरे बेशर्म लोगों की तुलना में उसे ऐसी बातें कहने का ज्यादा हक था। हालांकि उसका एक हिस्सा खुद को रोकना चाहता था। उसे पता नहीं क्यों, पर उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ कहना अनुचित होगा। लियोनेल उनके शरीरों को ऐसे खोजता रहा मानो कुछ हो ही न रहा हो। कुछ स्थानिक खजाने ढूंढने के बाद ही उसने उस राजा की ओर देखा जो अपने पूर्व स्वरूप का एक खोल मात्र लग रहा था। लियोनेल की नजरों के नीचे आथा कुछ असहज महसूस कर रहा था और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। लेकिन आथा आखिरकार एक राजा था, उसके गहरे अहंकार ने उसे नजरें हटाने की इजाजत नहीं दी। अचानक लियोनेल मुस्कुराया। महाराज, क्या आप भूल गए कि यहाँ अनगिनत खजाने तैर रहे हैं? आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? क्या आप चाहते हैं कि वे सब पहले गायब हो जाएं? लियोनेल के शब्दों ने अचानक सभी को उनकी स्तब्धता और विह्वलता से बाहर निकाल दिया। कठोर मौसम और उसके बाद की लड़ाई के कारण हर कोई यह भूल गया था कि हर चीज की शुरुआती चिंगारी बलकला कौशल और मलिन के परीक्षणों के खजाने थे। अंधेरे आसमान और तेज बारिश के कारण हवा में तैरते खजानों को देखना इतना आसान हो गया था कि वे अपने चेहरों के ठीक सामने अपने हाथ भी मुश्किल से देख पा रहे थे। आथा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह हंसा और अपना सिर हिलाया। स्माइलिंग फेस, कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, खजाने की ओर जाने के बजाय वह धीरे धीरे अपने मृत भाइयों के शवों की ओर चला गया और उनके पास घुटने टेककर मौन हो गया। कभी कभी कर्म शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं, और इस मामले में आथा के कर्म सबसे ज्यादा जोर से बोलते थे। किसी को नहीं पता था कि कैमलॉट का क्या होगा। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था और जमीन की गड़गड़ाहट बंद ही नहीं हो रही थी, बल्कि ये और भी तेज होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में आथा वास्तव में अभी भी खजानों के बारे में सोच रहा था। उसे भी खुद पर हंसी आ रही थी। किसी व्यक्ति के लिए पल भर में बदलना नामुमकिन था, लेकिन किसी के लिए पहला कदम उठाना मुमकिन लग रहा था। आथा ने पियर्स का सिर अपने भाइयों के सामने रख दिया और चुप हो गया। लियोनेल दूर से यह नज़ारा देख रहा था और ज्यादा कुछ नहीं बोला। मोड्रेड की नजरें एक पल के लिए चमकीं, फिर सामान्य हो गईं। उसे लियोनेल में किसी और से ज्यादा दिलचस्पी लग रही थी। सब लोग, लियोनेल बोला, मैं सब कुछ नहीं हड़प लूंगा। जो खजाना बचा है उसे छीनने के लिए तुम अपनी काबिलियत पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन चूंकि तुम सब बहुत कम बचे हो, मुझे उम्मीद है कि अब और हत्याएं नहीं होंगी।
अभी भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करो। लियोनेल जानता था कि पृथ्वी के वास्तविकता के दायरे में उसका एकीकरण निश्चित रूप से सहज नहीं होगा। हालांकि ये स्थिति जितनी हो सकती थी उससे कहीं बेहतर थी। चूंकि कैमलॉट अपनी जमीन और संसाधनों के साथ आ रहा था, इसलिए वह पृथ्वी पर अतिक्रमण नहीं करेगा, कम से कम तुरंत तो नहीं। लेकिन कौन जानता था कि यह कब तक चलेगा। अब हालात ऐसे थे कि लियोनेल को पृथ्वी से कोई खास लगाव नहीं था, और कैमलॉट से तो बिल्कुल भी नहीं। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे एक दूसरे का कत्लेआम न कर दें। ये कहते हुए लियोनेल ने अपना ध्यान फिर से अपने हाथों में पड़ी अंगूठियों पर केंद्रित कर लिया, मोनेट और वायलेट रेन की नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन दोनों को लगा कि उसके शब्द उन्हीं पर लक्षित थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे। लियोनेल ने अपना रुख साफ कर दिया था, और यह भी साफ कर दिया था कि यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही है। मोनेट की निगाहें संकुचित हो गईं। मेरे पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। जब तक चौथा आयाम नहीं उतरता, यह ऐसे ही रहेगा। हर आयामी अवरोहन अपनी दुनिया और लोगों के समग्र विकास का कारण बनेगा। मोनेट को लगा कि अपनी क्षमता की ताकत के बावजूद लियोनेल के खिलाफ खड़े होने के लिए उसे फिर से विकसित होने की जरूरत होगी। लेकिन तब तक क्या लियोनेल की क्षमता भी विकसित नहीं हो जाएगी? बहुत सारे चर थे और भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। समय आने पर वह लियोनेल से आगे निकल पाएगी या नहीं, यह अभी भी संदिग्ध था। हालांकि लियोनेल का ये कोई इरादा नहीं था कि जिन लोगों को उसने पहले ही पीछे छोड़ दिया था, वे भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकें। यहाँ कुछ भी नहीं है। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। मार्ग्रेव के स्थानिक वलय में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्हें मिली वह थी क्रिस्टल, जिनमें विभिन्न डार्क एलिमेंटल मंत्र थे। तकनीकी रूप से यह एक अच्छी बात थी। हालांकि लियोनेल का खुद इनका इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वह परफेक्ट यूनियन का इस्तेमाल करके इन कौशलों को छोटे मिनट में स्थानांतरित कर सकता था और उस छोटे से जीव को धीरे धीरे अपनी क्षमताओं पर ज्यादा नियंत्रण पाने में मदद कर सकता था। हालांकि भले ही यह अच्छा था, ये वह नहीं था जो लियोनेल खोजना चाहता था। एलियाड की अंगूठी उसके लिए और भी बेकार थी। उसमें लियोनेल को जादूगर अकादमी में मिलने वाले जादूगरों से भी ज्यादा खतरनाक मानसिक जादू भरे थे, लेकिन उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। लियोनेल की भौहें और भी गहरी हो गईं क्योंकि पीएस की अंगूठी उसके लिए और भी बेकार थी। उसमें तलवार चलाने की तकनीकें थीं और जाहिर है कि वह तलवार नहीं चलाता था। सच्चाई ये थी कि लियोनेल को इस बात से कम परेशानी थी कि उसे कुछ नहीं मिल सका, बल्कि इस बात से कि उसे कुछ नहीं मिल सका। इसका मतलब ये था कि वह एक बार फिर बिशप और उसके कट्टरपंथियों के उद्देश्य को नहीं समझ सका। और ये सबसे बुरी स्थिति थी। लियोनेल केवल अपना सिर हिला सकते थे क्योंकि उन्होंने एलियाड को वापस निलंबित अवस्था में पहुंचा दिया था। एलियाड के पास दिमाग को छानने की एक तकनीक थी। एलियाड के पास कई खतरनाक तकनीकें थीं। उनमें से एक तकनीक थी माइंड सर्च। यह एक ऐसी तकनीक थी जो लक्ष्य को लगभग पूरी तरह से मृत कर देती थी। हालांकि लियोनेल ने इस तकनीक का इतनी खुलकर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, खासकर एलियाड के खिलाफ। नाकामी का नतीजा इस तकनीक का निशाना बनने से भी बदतर था। अपनी कुशलता पर पर्याप्त भरोसा न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब मेरी आत्मा शक्ति चौथे आयाम की शक्ति का उपयोग करने के लिए विकसित हो जाएगी, तब मैं ये तकनीक सीखूंगा और इसे एलियाड पर इस्तेमाल करूंगा। तभी मुझे 100% विश्वास होगा। लियोनेल सतर्क रहने के अपने फैसले से संतुष्ट था। हालांकि अभी सतर्क रहने से उसे मौजूदा हालात में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। अब तक बचे हुए कई कुलीन वर्ग इस बात पर चर्चा करने लगे थे कि खजानों को कैसे बांटा जाए। ये बहुत चौंकाने वाला था। अगर कैमलॉट के बाकी लोगों को पता चल जाता कि राक्षस और इंसान अपनी तलवारों से नहीं, बल्कि शब्दों से बातें कर रहे हैं, तो कौन जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। लियोनेल ने पुनः शब्दकोश की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी मौन था। उसके होठों से एक आह निकल गई। शायद मुझे लीजेंडरी स्किल्स इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये दुनिया ज्यादा समय तक इसी हालत में नहीं रहेगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सब लोग लापरवाह थे, लेकिन वे घबराकर इधर उधर नहीं भाग रहे थे, बस उनकी कुलीन हैसियत थी। वे आम लोग नहीं थे, उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उससे उबरने के लिए ताकत की जरूरत है। इसके अलावा कैमलॉट या दानव साम्राज्य वापस लौटने का कोई फायदा नहीं था। वहां पहुंचने तक तो सब कुछ पक्का हो चुका होता, तो क्यों न यहीं रहकर फायदा उठाया जाए। एक चीज है जो मैंने अभी तक नहीं आजमाई है, लियोनेल ने मन ही मन सोचा और अपनी हथेली को पलटकर खंडित घन को दिखाया।
लियोनेल को कुछ समझ आ गया था। जब भी खंडित घन कुछ निगलता तो वह अपनी जिग्सो पजल में बढ़ जाता और उसे ढंक लेता। फिर जब लियोनेल अंदर जाता तो वह जो भी निगलता वह जादुई रूप से किसी स्नोग्लोब में समा जाता। कौन जाने, शायद अब वह उसकी मदद कर सके। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? लियोनेल ने कुछ विनती भरे स्वर में पूछा। ये बलकला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लियोनेल को शक था कि यह बलकला, जो उसके स्वप्नलोक में है और इसके जैसी अन्य कलाएं, उसे धारण करने वाले की समझने की गति को बढ़ा सकती हैं। वरना वह इतने खतरनाक क्षण में अपनी उपचार शाखा को कैसे समझ पाता? अगर यह सच होता तो इसके फायदे लगभग अनंत होते। यहाँ और भी खजाने होते तो भी वह इसे पीछे नहीं छोड़ सकता था। खंडित घन अचानक चालू हो गया, जिससे लियोनेल की आंखें उम्मीद से चौड़ी हो गईं। ये कुछ क्षण के लिए लियोनेल की हथेली पर घूमता रहा, फिर बारिश के बीच से आगे की ओर उछल गया। पलक झपकते ही यह सैकड़ों मीटर चौड़ा हो गया और अनगिनत छोटी छोटी पहेलियों में बंध गया। बाकी लोग सदमे में देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। वे सहज ज्ञान से ही बता सकते थे कि सिंखोल के ऊपर कुछ भयावह है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देख भी नहीं पाए। और जो देख भी पाए वे बस एक पल के लिए ही देख पाए, उसके बाद उनके दिमाग में एक तेज सिरदर्द ने हलचल मचा दी। जाहिर है वे उस चीज से कोई फायदा उठाने के लायक नहीं थे। जब खंडित घन लियोनेल के हाथों में लौटा तो वह खिलखिलाकर मुस्कुराया, मानो उसके कंधों से एक बोझ उतर गया हो। हालांकि उसका दिमाग अभी भी इस बल कला को समझने के लिए बहुत कमजोर था। अगर उसे बल क्रिस्टल खदान जैसा कोई और मौका मिल जाए तो उसके फायदे अकल्पनीय होंगे। आराम महसूस करते हुए लियोनेल ने अंततः अपना ध्यान अन्य चीजों पर लगाया और लीजेंडरी स्किल्स को चुनना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान लियोनेल को एहसास हुआ कि इन कौशलों को आपस में मिलाना इतना आसान नहीं है। अगर वह इन्हें अपना बनाना चाहता था तो उसे अपनी स्वप्न मूर्तिकला क्षमता से इन्हें अपने स्वप्न लोक में खींचना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने सीखी हुई जादूगरी कलाओं के लिए किया था। लेकिन लियोनेल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। एक तो इसी की बदौलत वह अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के ऊपर तैरता हुआ वह भाला लीजेंडरी स्किल ढूंढ पाया जो उसने कोयोट से खो दिया था। जाहिर है कोयोट उसे अपना नहीं बना पाया था। और दूसरी बात, इसका मतलब था कि दूसरों की तुलना में उसे काफी फायदा था। कौन जानता था कि दूसरों को अपनी महान कुशलताएं समझने में कितने साल ध्यान लगाना पड़ेगा। लियोनेल के लिए उससे लगा कि कुछ हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने उसके लिए ड्रीम स्कल्पटिंग को पूरा करने के लिए काफी होंगे। कुछ ही सालों में वह उन सभी को पूरा कर लेगा। फिर भी इससे लियोनेल को एहसास हुआ कि मलिन की दुनिया कितनी जादुई थी। किसी तरह स्किल पॉइंट्स, स्टार पॉइंट्स और स्लेचर पॉइंट्स के इस्तेमाल से वह इस प्रक्रिया को तुरंत अंजाम देने में कामयाब रहा। कौशल का ये स्तर लियोनेल की समझ से परे था और वह केवल इसकी प्रशंसा ही कर सकता था। लेकिन साथ ही लियोनेल को लगा कि ऐसा करने का रहस्य उस चतुर्थ आयामी बल कला में छिपा है जिसे उसने खंडित घन की मदद से प्राप्त किया था। लियोनेल अपने धनुष के लिए बाकी 3 लीजेंडरी स्किल्स और उन्हें मिलाने में मदद करने वाला एक अल्टीमेट स्किल ढूंढने में कामयाब रहा। फिर उसने भाले के लिए भी यही काम दोहराया। उन्होंने मूल रूप से वहीं रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्हें अपने भाले के लिए अल्टीमेट स्किल मिला तो वे मुट्ठी के लिए समर लीजेंडरी स्किल पर ठोकर खा गए। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मुट्ठी तकनीक पर निर्भर करता है। हैकल के साथ बिताए अपने समय और सीखी गई मुक्केबाजी की तकनीकों को याद करते हुए लियोनेल मुस्कुराया और मुक्कों के लिए 4 लीजेंडरी और एक अल्टीमेट स्किल भी छीनने का फैसला किया। कौन जाने, शायद किसी दिन ये काम आ जाए। लियोनेल का दिल हल्का हो गया। हालांकि इस जोन की यात्रा खतरनाक थी, पर उसे बहुत फायदा हुआ। एना, लियोनेल ने गड़गड़ाते आसमान की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इस बदलाव का चरम आ रहा है। इसके समापन के साथ लियोनेल जानता था कि उसके जोन के मिशन भी समाप्त हो जाएंगे। लियोनेल, अचानक एक आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाला। उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि यह नंबर 1 दानव राजा क्रैकोस था। हाँ, लियोनेल ने पूछा। चुनना। क्रैकोस के शब्द बेबाक और बेस्वाद थे। हालांकि उनके विशाल आकार के बावजूद उनकी आवाज वास्तव में काफी विद्वान और कोमल लग रही थी। यह एक दिलचस्प विरोधाभास था। लियोनेल ने क्रैकोस के हाथों में जो कुछ था उसकी ओर देखा और पाया कि वहां अनगिनत तैरते हुए खजाने थे जो सभी अंतरिक्षीय आयामों में कैद थे। ओह, लियोनेल की नजरें चमक उठीं। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा।
लियोनेल मुस्कुराया और एक जाना पहचाना हार ले लिया। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार ट्रेडिंग गॉडेस हार उसके हाथ में ही आ जाएगा। उस पल दुनिया की गड़गड़ाहट अपने चरम पर पहुंच गई। कांच के टूटने की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। फिर सब कुछ अंधकार में हो गया। धरती हिल उठी और कांप उठी। उसी क्षण आकाश में एक दूसरा चांद दिखाई दिया, लेकिन असली चांदनी की खूबसूरती की तुलना में ये चांद कालेपन में डूबा हुआ था, जिससे रात के आकाश में उसे पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसका नतीजा पृथ्वी की जलवायु में और भी ज्यादा हिंसक बदलाव के रूप में सामने आया। ये बताना असंभव था कि आगे क्या होगा और ये बदलाव कब खत्म होंगे। जैसा कि कहा गया, इन बातों का लियोनेल से कोई लेना देना नहीं था। अल्पविराम। लियोनेल की नजर धुंधली हो गई। आखिरकार जब वह फिर से साफ हुई तो उसने खुद को एक जानी पहचानी सफेद जगह में पाया। कोई सोचेगा कि लियोनेल सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी कमाई हुई दौलत मांगेगा, लेकिन इसके बजाय वह जमीन पर गिर पड़ा और गहरी सांसें लेता रहा। पिछले कुछ महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे थे। हालांकि असल जिंदगी में बस एक हफ्ता ही बीता था, लेकिन उसके लिए तो एक साल से भी ज्यादा हो गया था। इसी समय सीमा में उसका 19वां जन्मदिन भी तेजी से नजदीक आ रहा था। उसने ऊपर सफेद रंग की अनंत विशालता की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसे लगा कि उसे ऐसा करना चाहिए। तुम कब तक वहां पड़े रहोगे? लियोनेल परिचित आवाज सुनकर मुस्कुराया। बस थोड़ी देर और, अंकल मोंटेस। लियोनेल बुदबुदाया। अंततः लियोनेल उठ बैठा। लड़के को अंततः हिलते हुए देखकर मोंटेज ने उसे इस स्थान की समय सीमा के बारे में फिर से चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन लियोनेल की वर्तमान स्थिति देखकर वह स्तब्ध रह गया। मौजूदा लियोनेल लगभग एक भिखारी जैसा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून, कीचड़ और बारिश से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई साल युद्ध के मैदान में बिताए हों और अभी अभी बाहर आया हो। दरअसल ये सच्चाई से बहुत दूर भी नहीं था। फिर भी मोंटेज को और भी ज्यादा हैरानी लियोनेल के बालों के रंग से हुई। उसके शरीर के बाकी हिस्सों की हालत के बावजूद लियोनेल के बाल बेदाग और बेदाग लग रहे थे। उन पर धूल का जरा भी कण नहीं था। एक क्षण बाद मोंटेज ने अपना आश्चर्य छुपाया और अपना सिर हिलाया। तुम बहुत गड़बड़ लग रहे हो। लियोनेल की मुस्कुराहट फीकी नहीं पड़ी। देखिए, आपके भतीजे ने पिछले कुछ महीनों में काफी तकलीफें झेली हैं। मोंटेज हंसा। मैं ये देख सकता हूं। बिना कुछ कहे मोंटेज ने एक स्क्रॉल निकाला और उसे खोल दिया। ऐसा करते ही उसका चंचल स्वभाव गायब हो गया। चुपचाप उसने जोन का ब्यौरा पढ़ा और लियोनेल पर क्या गुजरी। आखिरकार जब उसने ऊपर देखा तो वह तय नहीं कर पाया कि इस लड़के का भाग्य अच्छा है या बुरा। पहली बार जब वह किसी जोन में दाखिल हुआ तो उसने गलती से 4 लोगों वाला सब डायमेंशनल जोन अकेले ही पार कर लिया। दूसरी बार जब वह किसी जोन में दाखिल हुआ तो वह लगभग एक अनोखा जोन बन गया। और तीसरी बार जब वह किसी जोन में दाखिल हुआ तो दूसरे जोन की चिंताएं हकीकत बन गईं। आपने एक अद्वितीय क्षेत्र साफ कर लिया। लियोनेल ने कंधे उचकाए। मैं थोड़ा भाग्यशाली था। मोंटेज ने इसका खंडन नहीं किया। अनोखे जोन कोई मजाक नहीं थे। कभी कभी उन्हें पार करना उनसे कई स्तर ऊपर के जोन से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। बस यही कहा जा सकता था कि लियोनेल भाग्यशाली था कि पृथ्वी अभी भी एक छद्म चतुर्थ आयामी दुनिया थी। अगर ऐसा न होता तो शायद उसकी मौत हो जाती। आपने अदुर्ना परिवार के सदस्यों के साथ क्या किया? मोंटेज ने पूछा। लियोनेल ने अपनी नाक रगड़ी। वे सुरक्षित जगह पर हैं। मोंटेज ने कुछ देर तक लियोनेल की ओर देखा, फिर जोर से हंसने लगा। वह पहले से ही समझ रहा था कि लियोनेल क्या कर रहा है। अगर वह अदुर्ना परिवार को रिहा कर देता तो उसे इनाम बांटना पड़ता, लेकिन अगर वह उन्हें सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में रखता तो भी वे तब तक मृत ही माने जाते जब तक कि यह सब खत्म न हो जाए। इस तरह वह और भी खजानों पर एकाधिकार कर पाता। उसे इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। अगर वो न होता तो वे सचमुच मर चुके होते, और जो उन्हें पता नहीं था उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अंकल मोंटेज, इस अनोखे क्षेत्र को पार करने के क्या पुरस्कार हैं? लियोनेल की आंखें चमक उठीं। लियोनेल वाकई बहुत उत्साहित था। खजाने जितने अच्छे होते, आईना को ढूंढना उसके लिए उतना ही आसान होता। उसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था ये तो पता नहीं था, लेकिन अचानक उसे लगा कि वह मुसीबत में है। इस एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। हालांकि अब तक उसने इस बात को दबा रखा था, फिर भी वह टेरन जाने के लिए बेताब था। हालांकि लियोनेल को उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रश्न मोंटेज को एक बार फिर गंभीर बना देगा।
क्या बात है? लियोनेल ने पूछा। मुझे मत बताना कि तुम मुझे फिर से धोखा दोगे। मोंटेज ने आह भरी। ऐसा कुछ नहीं है, बस यूनिक जोन के लिए रिवॉर्ड्स की व्यवस्था थोड़ी खास है। मोंटेज ने सिर हिलाया। छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे विकल्प बता दूंगा, लेकिन अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालना। मैं निर्दोष हूं। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। मोंटेज क्या कहना चाह रहा था? आपके सामने दो रास्ते हैं। अगर आप इसका सामान्य मूल्यांकन करते हैं तो आप ऐसे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि यह टियनो ब्लैक जोन हो। इस तरह आपके सभी पुरस्कार एक कदम ऊपर चले जाएंगे। लियोनेल की भौहें और गहरी हो गईं। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे अभी जो सुना था वह पसंद नहीं आया, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि यह बहुत उचित था, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मोंटेज इस तरह प्रतिक्रिया दे रहा था, तो इसका मतलब है कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। इस तरह की सच्चाई ने लियोनेल को पूरी तरह से असहज कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी अज्ञानता का इस्तेमाल उसे शिकार बनाने के लिए किया जा रहा हो। अगर अंकल मोंटेज इस मामले में उसके साथ न होते तो शायद वह अज्ञानी ही बना रहता। दूसरा विकल्प यह है कि आप यूनिक जोन के बारे में जो भी सबूत इकट्ठा करते हैं उन्हें जमा कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इनामों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इस जोन को न सिर्फ टियर 9 ब्लैक जोन माना जाएगा, बल्कि आप किसी भी टियर का असली ब्रॉन्ज ग्रेड खजाना भी चुन सकते हैं। लियोनेल अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ, उसकी निगाहें चमक रही थीं। मोंटेज लियोनेल की गति देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन वह भावशून्य रहा, चुपचाप लियोनेल के निर्णय की प्रतीक्षा करता रहा। वे इस मामले को छुपाने के लिए मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। लियोनेल ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि जितना अधिक समय वह इस दुनिया में बिताता है, उतना ही अधिक कचरा वह खोदकर निकालता है। मोंटेज ने लियोनेल के जवाब में कुछ नहीं कहा। इस दुनिया में पूर्ण निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं थी। जोन्स को साफ करने में पृथ्वी की प्रगति के लिए इतने सारे विश्वों के एक साथ आकर पुरस्कार देने का एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने पृथ्वी की क्षमता को देखा था। ऐसे कई अन्य छद्म चतुर्थ आयामी विश्व भी थे जो इस तरह के उपचार के योग्य भी नहीं थे। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली ने कहीं अधिक भयावह चीज का पर्दाफाश किया। इन दुनियाओं द्वारा इतनी सहजता से एक नवजात दुनिया को ऐसे खजाने सौंपना। वास्तव में वे ऐसे खजाने की कितनी परवाह कर सकते हैं? लियोनेल मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह और पृथ्वी पर बाकी सभी लोग इन पुरस्कारों को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्या ये सिर्फ उच्च लोकों द्वारा छोड़े गए टुकड़े नहीं थे जो अब इनसे परेशान नहीं हो सकते थे? उन महान प्राणियों के लिए काले और कांसे के खजाने क्या मायने रखते थे? वे शायद सड़क के किनारे से सिल्वर ग्रेड का खजाना उठाने के लिए भी नीचे नहीं झुकेंगे। फिर भी वह उनके लिए बंदर की तरह कूद रहा था। लियोनेल का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। गुस्सा करने का क्या मतलब था? उसे अपनी धरती को बचाने के लिए किसी न किसी तरह इन जोन्स को साफ करना ही था। हालांकि वर्तमान पृथ्वी के प्रति उसके मन में ज्यादा सकारात्मक भावनाएं नहीं थीं, फिर भी यह बात सच थी। चूंकि वे उसे अपना बचा हुआ खाना देना चाहते थे, इसलिए वह अभी के लिए उन्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसे यह बात याद रहेगी। नहीं, शुक्रिया, लियोनेल ने शांति से कहा। मैं सबूत अपने पास रखूंगा। मोंटेज की नजरें हल्की सी चमक उठी। क्या तुम्हें यकीन है? इस तरह के फैसले के अपने ही नतीजे थे, लेकिन मोंटेज को यकीन था कि लियोनेल को यह बात समझाने की जरूरत नहीं है। इससे लियोनेल की पीठ पर निशाना लगना तय है। इतना ही नहीं, जो भी संगठन, दुनिया या संस्था इस बार पृथ्वी के खिलाफ काम करने की सोचेगी, वह निश्चित रूप से पूरी तरह से आहत होगी। लियोनेल ने उनकी लंबे समय से बनी बनाई योजनाओं पर पहले ही पानी फेर दिया था। अगर उसे भी यह नहीं पता होता कि कब कदम पीछे खींचना है और इस मामले को आगे बढ़ाने पर अड़ा रहता, तो ऐसे रिश्ते को सुधारना नामुमकिन होता। मुझे यकीन है, लियोनेल ने सहजता से कहा, क्योंकि वह इस मामले को पहले ही अपने दिमाग में डाल चुका था। वह एक बार नहीं, बल्कि 2 बार लगभग मर ही गया था। इसके अलावा ये लोग उन संसाधनों को चाहते थे जिन्हें उसने हक से लड़ा था। फिर भी वे उसका सिर झुकाकर इस व्यापार को स्वीकार करना चाहते थे। हालांकि अंकल मोंटेज ने सिर्फ सबूत शब्द कहा था, लियोनेल जानता था कि इसका मतलब था कि वे उससे चौथे आयाम की शक्ति कला भी छीनना चाहते थे। और सोचिए, वे इसके बदले एक मामूली कांस्य ग्रेड खजाना भी लेना चाहते थे। लियोनेल मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। वह बहुत नाराज था। ठीक है यार, बस बहुत हो गया। ऐसा मुंह बनाकर तुम अपने चाचा को डरा रहे हो। मोंटेज मुस्कुराया और लियोनेल के कंधे पर जोर से थपथपाया, मानो बहुत संतुष्ट हो।
लेकिन उस छोटी सी हरकत से लियोनेल को ऐसा लगा जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वो बस कड़वी मुस्कान ही दे सका, आखिर मोंटेज उससे कितना ज्यादा ताकतवर था। अब आपके इनाम, इसे टियर 9 ब्लैक जोन कहा जाएगा, इसलिए इनाम इसी तरह बांटे जाएंगे। ये 3 हिस्सों में बटेंगे, एक हिस्सा आपको। लियोनेल ने सिर हिलाया। उसने मोनेट और वायलेट रेन को अकेला छोड़ दिया था, इसलिए उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। राजा आर्थर को बचाने के मुख्य कार्य को पूरा करने पर आपको 4 टियर 9 ब्लैक खजाने मिलेंगे। आप साइड क्वेस्ट को पूरा करने में असफल रहे, चाहे वह मोड्रेड को मारना हो या लव ट्रायंगल को हल करना हो, हालांकि आपने दोनों में से कठिन कार्य में कुछ प्रगति की है, इसलिए इसके लिए कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। हालांकि आप सबसे कठिन मिशन को पूरा करने में कामयाब रहे और कैमलॉट को सच्चे इतिहास का हिस्सा बना दिया। मोंटेज ने ये कहते हुए अपनी भौहें चढ़ा ली। ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं था। अंकल मोंटेज, इसका वास्तव में क्या मतलब है? क्या परिवर्तन होंगे? अच्छा, मोंटेज हिचकिचाया। मुख्य लाभ पृथ्वी की त्वरित परिपक्वता है। मूल रूप से चौथे आयाम के अवतरण में कुछ और दशक लगने चाहिए थे, लेकिन ये बहुत पहले होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ साल। लियोनेल सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये वाकई अच्छी बात है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जिस पर आपको विचार करना चाहिए, वह है समग्र इतिहास में बदलाव। इससे पृथ्वी के इतिहास में अनोखे बदलाव आएंगे और आपके जोन भी प्रकट होंगे। अब जोन साफ करने के लिए इतिहास की अपनी समझ पर निर्भर रहना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मोंटेज ने सिर हिलाया। लियोनेल को लगा जैसे वह और कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह साफ तौर पर किसी चीज से बंधा हुआ था। लियोनेल को पहले से ही इसकी आदत हो गई थी, मोंटेज शुरू से ही ऐसा था। वैसे भी इस छिपी हुई खोज की विशिष्टता के कारण पुरस्कार भी सामान्य से बेहतर हैं। आप 3 अर्ध कांस्य खजाने प्राप्त कर सकते हैं। लियोनेल ने गहरी सांस ली। असली कांस्य खजानों के संभावित इनाम से अर्ध कांस्य खजानों तक जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार कर सकता था। इसके अलावा कांस्य खजानों को 5वें आयाम का खजाना माना जाता था। उनके न होने में कोई शर्म नहीं थी। दरअसल चौथे आयाम की दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिनके पास टियर 7 का काला खजाना भी नहीं था, अर्ध कांस्य खजाना तो दूर की बात थी। ये केवल परिप्रेक्ष्य का मामला था। न केवल ऐसे कई विश्व थे जो उच्च आयामी विश्वों से इस स्तर का समर्थन प्राप्त नहीं कर सके, बल्कि जो प्राप्त भी कर सके। उनमें से कितने लोग लियोनेल के समान कठिन क्षेत्रों को पार कर पाए। इसके अलावा चौथे आयाम की दुनियाओं में उन्हें 5वें आयाम के क्षेत्रों से भी निपटना पड़ता था। अतीत में उन्हें जो भी चौथे आयाम के पुरस्कार मिले थे, वे अब पारिवारिक विरासत थे और केवल सबसे योग्य या सबसे प्रतिभाशाली लोगों को ही दिए जाते थे। जहां तक 5वें आयाम के क्षेत्रों से मिलने वाले पुरस्कारों की बात है, उन्हें इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कितने लोग ऐसे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश भी कर सकते हैं? उनसे पुरस्कार प्राप्त करना तो दूर की बात है। लियोनेल को इन बातों का अंदाजा नहीं था, फिर भी उसने अपने सामने मौजूद सच्चाई को सहजता से स्वीकार कर लिया। एक दिन ऐसा आएगा जब ये ऊंचे लोग उसे और नीची नजर से नहीं देख पाएंगे। लियोनेल के दिल में महत्वाकांक्षा की पहली किरण जगी। शायद उसे खुद भी अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब तक के उसके सारे अनुभव धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंच रहे थे। एक लक्ष्यहीन लड़के से वह धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना रहा था। 4 टियर 9 काले खजाने और 3 अर्ध कांस्य खजाने। लियोनेल को पहले से ही पता था कि वह अपने पहले टियर 9 ब्लैक खजाने का इस्तेमाल कहां करेगा, उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए उसके पास 6 विकल्प होने की संभावना थी। क्या मुझे ऐसे खजाने चुनने चाहिए जिससे मेरे 10वें नोड का निर्माण आसान हो जाए? लियोनेल को लगा कि अब वह उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वह आखिरकार अपने पागलपन भरे विचार को अंजाम दे सकता है। उसे याद आया कि एक समय ऐसा भी था जब उसने सोचा था कि लेमोरक से लड़ने से पहले उसे अपना 10वां नोड बनाना होगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को बहुत कम आंका था, इसलिए वह ये जानने को उत्सुक था कि वह कितना शक्तिशाली बनेगा। मुझमें बल की कमी नहीं है, मुझमें अभी भी छत्ते से टपकने वाले स्टैलेक्टाइट हैं, बल ही शायद वह चीज है जिसकी मुझमें सबसे कम कमी है। लियोनेल के पास अभी भी छत्ते से मिले कई खजाने थे जिनका उसे अभी तक इस्तेमाल नहीं करना था। उदाहरण के लिए उसके मेलोड्यूस स्टैलेक्टाइट्स। ये ओस की बूंदें बनाते थे जिनमें हर समय अविश्वसनीय रूप से उच्च घनत्व वाला बल होता था, और जरूरत पड़ने पर बल के अंतिम प्रहार के लिए ये एकदम सही थे। अंकल मोंटेज, अगर मुझे डायमेंशनल क्लींस का बाकी हिस्सा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? मोंटेज की नजरें एक पल के लिए चमक उठीं।
जब उसने लियोनेल को ऊपर से नीचे तक देखा तो वह फिर से चौंक गया। आपने पहले ही 2 सितारा संविधान बना लिया है। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। डायमेंशनल क्लींस के निर्माता ने हमेशा कहा था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन लियोनेल को इससे कभी जूझना नहीं पड़ा, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा कि यह कोई बड़ी बात है। क्या ये बहुत मुश्किल है? लियोनेल ने पूछा। मुझे लगता है कि निर्माता अतिशयोक्ति कर रहा था। मेरे तारे हमेशा नोड की आवश्यकता पूरी होने के तुरंत बाद बनते थे। मुझे तीसरे तारे के निर्माण में भी कोई अड़चन महसूस नहीं होती। मोंटेज ने लियोनेल को अजीब नजर से देखा, लेकिन अंत में उसने अपनी बात अपने तक ही रखी। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। लियोनेल को शायद अंदाजा नहीं था कि अक्सर किसी को अपने सितारे बनाने से पहले आयामी शुद्धि की नींव पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करना पड़ता है। मोंटेज ने कभी नहीं सुना था कि किसी के लिए अपने सितारे अपने आप बन जाना इतना आसान हो सकता है। इसके अलावा जो लोग आयामी सफाई का अभ्यास करते थे, वे आमतौर पर लियोनेल के स्तर के लोग नहीं थे। और स्तर से इसका मतलब होगा कि आयामी रैंकिंग में उसकी दुनिया कितनी नीचे थी। मोंटेज ने आह भरी और सिर हिलाया। आपके लिए अपने मौजूदा इनामों से डायमेंशनल क्लींस के अगले हिस्सों के लिए व्यापार करना असंभव है। अगला हिस्सा कम से कम टियर 9 ब्रॉन्ज इनाम के बराबर है। बेशक अगर आप अपना मन बदल लें और सबूत जमा कर दे तो। लियोनेल का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसकी खामोशी ने उसके रुख को साफ कर दिया। उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर बाद के भाग कहाँ मिलेंगे, इसकी जानकारी के बारे में क्या? लियोनेल को मोंटेज द्वारा दिया गया परिचय अब भी याद था, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जीवनकाल पहले की बात हो। खजानों के अलावा जानकारी भी खरीदी जा सकती थी। बस लियोनेल ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने हक से कमाए खजानों में से एक को ऐसी चीज पर बर्बाद कर देगा। लेकिन वह ये भी जानता था कि डायमेंशनल क्लींस उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि मोंटेज नियमों को थोड़ा बहुत मोड़ तो सकता था, लेकिन तोड़ नहीं सकता था। इसलिए लियोनेल के पास यही एक विकल्प बचा था। इन शब्दों पर मोंटेज की मुस्कान और गहरी हो गई। इसके लिए आपको अपने अर्धकांस्य खजाने में से एक की कीमत चुकानी होगी। लियोनेल लगभग लड़खड़ा गया। जानकारी इतनी महंगी थी। आखिर कौन उस पर मजाक कर रहा था, क्योंकि वो मजाक ही नहीं था। लियोनेल ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसे यह पल जरूर याद रहेगा। ठीक है, मैं व्यापार करूंगा। लियोनेल के बोलते ही जादुई काउंटर फिर से प्रकट हो गया। जब उसकी चमक बंद हुई तो बस एक खूबसूरत पॉलिश की हुई धातु का टुकड़ा रह गया। वह अविश्वसनीय रूप से सपाट था और लगभग अंडाकार आकार का था। लियोनेल ने लगभग तुरंत ही उस धातु को पहचान लिया। ब्रह्मांड में जानकारी संग्रहित करने के कई तरीके हैं। कैमलॉट के क्रिस्टल एक तरीका थे और यह धातु दूसरे तरीके का प्रतिनिधित्व करती थी। कैमलॉट के क्रिस्टल की तुलना में मेमोरी और लाखों बल्कि खरबों गुना ज्यादा जानकारी संग्रहित कर सकता था। मेमोरी और बल के उतार चढ़ाव को संग्रहित और याद रखने और उसे अपनी रासायनिक संरचना में अंकित करने में सक्षम था। हालांकि मेमोरी अयस्क की समस्या ये थी कि इसका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल था। और हालांकि थोड़ा कम, इसे पढ़ना भी बेहद मुश्किल था। केवल वही लोग जो अपनी आत्मिक शक्ति पर उच्च नियंत्रण रखते थे, जानकारी को नोट करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म परिवर्तन कर सकते थे। और इसी तरह केवल वही लोग जो आत्मिक शक्ति में असाधारण संवेदनशीलता रखते थे, इन परिवर्तनों का पता लगा सकते थे। इस प्रकार स्मृति अयस्क न केवल जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोगी था, बल्कि यह कौशल और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में इसकी सतह क्षेत्रफल और स्मृति क्षमता का अनुपात सबसे अधिक था। जैसे ही लियोनेल ने यह अयस्क देखा, उसे एहसास हुआ कि अंकल मोंटेज फिर से उसकी मदद कर रहे हैं। लियोनेल कई चीजों से अनजान था, लेकिन धातुएं और अयस्क एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह बिल्कुल नहीं जानता था। अकेले स्मृति अयस्क को उसमें मौजूद जानकारी की परवाह किए बिना 7वें आयाम की वस्तु माना जाता था। लियोनेल को ऐसी चीज के संपर्क में आने की भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, उसके बदले में एक साधारण अर्धकांस्य खजाने का आदान प्रदान तो दूर की बात है। लियोनेल ने गहरी सांस ली और मोंटेज की ओर देखा, लेकिन मोंटेज ने ऐसे देखा जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। क्या अब आपको जानकारी नहीं चाहिए? इसका पछतावा है। लियोनेल अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। अपने वर्तमान कौशल स्तर के साथ उसके लिए इस स्मृति अयस्क की जानकारी पढ़ना असंभव था। हालांकि अगर उसे ऐसा करने में 100 साल भी लग जाएं, तो भी यह सार्थक होगा। 7वें आयाम की वस्तु के लिए कौन यूं ही व्यापार कर सकता है? मैं इसे ले लूंगा।
लियोनेल ने गंभीरता से कहा। और मैं इसे याद रखूंगा। उसने ये शब्द अपने मन में कहे। इन्हें जोर से कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वह नहीं जानता था कि जब से वह मोंटेस को जानने लगा था, तब से उसने उसकी इतनी मदद क्यों की थी, लेकिन अब तक लियोनेल को इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन ऐसा आएगा जब वह इस एहसान का